लास्ट क्लास आई हैव टीच यू टिल फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हमने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपका? फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस by light of incident radiation having specific suitable frequency and intensity which is known as photoelectric effect। ठीक है, हमने photoelectric effect पढ़ा। is my voice audible for everyone? okay, तो photoelectric effect पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था okay, then after that we have studied about this thing Einstein equation of photoelectric effect, then we have discussed stopping potential, फिर इनके ग्राफ बनाए थे, ये सब कुछ किया है। ठीक है, बस एक बार वापस फटाफट सुन लो। तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी? E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैक्सिमम मत लिखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, बता रहा हूँ, E इक्वल टू एच न्यू, दिस इज एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैक्स लिखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन दिस एक्सप्रेशन we just write V max but we are not writing here kinetic energy maximum। तो ऐसा क्यों है? हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों नहीं लिखते हैं और यहाँ पे V max लिखते हैं? क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं तो उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल ऑफ कहीं फ्रिक्शन बीच में, या फिर ये एनोड नेगेटिव होता है तो फिर क्या होगा? वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है वैसा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों नहीं बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ, एनर्जी को बढ़ाते जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कभी भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं लिखते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is not expressed in terms of maximum, it is expressed as a kinetic energy, whereas its expression expressed in the term of half mv max square, because जब फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। राहुल, फोटोन की वेलोसिटी कांस्टेंट तब होती है जब उसके सामने कुछ भी ना आ रहा हो। ठीक है, और अगर उसके सामने नेगेटिव प्लेट रखा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या बताया था मैंने आपको कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जब वो इजेक्ट होगा तभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ताकि आप लोगों को ये सब चीजें याद ही हो जाए बार बार सुन सुन के। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड थिंग, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंसिडेंट लाइट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, and work function can also be expressed in terms of wavelength, where lambda naught is threshold wavelength। ओके, तो जो वेवलेंथ होगी आपकी वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, इज इट क्लियर? किसी को डाउट है? ठीक है, is there any relation between frequency and current? देविका, there is no relation between frequency and current। okay, फ्रीक्वेंसी और करंट में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये डिपेंड जरूर करता है, फोटो करंट एमिट, इलेक्ट्रॉन जब तक इमिट नहीं होंगे उन्हें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी उनको नहीं मिलेगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन वहां से सरफेस से इजेक्ट ही नहीं होंगे, उसके बाद फोटो करंट आएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पे वो तब तक ही डिपेंड करेंगे जब तक उनको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना मिले, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। क्लियर है? तभी तो काफी जगह
ये देखने को मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो किस पे डिपेंडेंसी आती है, दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। दूसरा, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट, क्योंकि प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, ये मैंने दोनों लिखवाए थे आपको, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी, कब तक, जब तक वो थ्रेशोल्ड पे ना पहुंचे, ठीक है, इसलिए ये भी मिल जाता देखने को, क्लियर है। बट अगर प्रिसाइज होके पूछेगा तो यू शुड बी पर्टिकुलर दैट कि फ्रीक्वेंसी एक लिमिट तक है, उसके बाद जब, तो आपकी कोई भी लाइट हो अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा उसकी एनर्जी है तो इसका मतलब वो लाइट आराम से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी और वो क्या होगा, रिजेक्ट करेगी और वो जाएगा आराम से। जय मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड पे कुछ डिपेंड नहीं करता, हमने ये पार्टिकल नेचर पढ़ी है, पार्टिकल नेचर में वेव का कॉन्सेप्ट मत डालो, वेव मैक्सिमा मिनिमा एम्पलीट्यूड फेज कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि मैंने आपको कल ही बोला था, जैसे आप बोल रहे हो सर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट, ये वेव का कॉन्सेप्ट है जो फेल हो गई वेव बताने में, ठीक है, वेव जिसको बताने में फेल हो गई थी ना, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन फॉर लास्ट लेक्चर, ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो लास्ट लेक्चर का अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, लाइट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, दोस पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन। फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। उसका मूविंग मास कितना होता है, मूविंग मास ऑफ फोटॉन इज, फोटॉन का मूविंग मास कितना होता है, इज m इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर, ठीक है। फोटॉन का जो मूविंग मास होता है कितना होता है, ई बाय सी स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन वो कितना होता है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। मोमेंटम मैंने आपको बताया था, इफ वी आर कीपिंग लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी सेम, तो उनकी एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी सेम, क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, एनर्जी होता है E इक्वल टू एच न्यू, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है उसकी एनर्जी भी सेम होगी, और मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा, तो लैम्डा जिसका सेम है उनकी मोमेंटम भी क्या होंगे, सेम। E इक्वल टू एच न्यू जिसकी क्या रिटर्न है एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा सेम है तो इसका मतलब आपकी लाइट की एनर्जी एंड उसकी मोमेंटम जो फोटॉन्स की क्या है वो सबकी सेम रहेगी। क्या फोटोन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फोटोन की जो एनर्जी है, फोटॉन्स एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये मैंने कल लास्ट क्लास जाते बताया था कि फोटोन की जो एनर्जी होगी वो लाइट पे, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे करेगी, ये डिपेंड करेगी आपकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और फोटॉन्स आपको पता है लाइट इज कंसीडर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट का प्रोपगेशन v, e एंड w तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल, बट स्टिल photons are not deflected by electric field as well magnetic field. Photons are not deflected by electric field and magnetic field. Even though they are acting on it perpendicularly, but still वो क्या होंगे, उससे डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। और मैंने बताया था आपको फोटोन पार्टिकल कोलिजन में क्या कांस्टेंट रहता है, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन total energy and momentum will be conserved, ठीक है, क्लियर है। और बताया था अगर आप कांस्टेंट पावर दे रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड
पर सेकेंड dn by dt ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी, क्योंकि p क्या होगा, पावर होगा de by dt, ठीक है। तो p पावर है de, नंबर ऑफ फोटॉन्स n है, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, एक ही होती है h न्यू, तो n इंटू एच न्यू, तो क्या बनेगा पावर इक्वल टू h न्यू बाहर dn by dt, तो dn by dt कितना बनेगा, dn by dt नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज p by h न्यू, एंड हियर p इज पावर नॉट अ मोमेंटम, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज योर अबाउट दिस ऑल अबाउट फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के बारे में मैंने इतना कल भी बताया था, तो यार वापस रिपीट करेंगे, तो लास्ट लेक्चर जाते मोमेंट पे बोला था। तो इसमें कोई डाउट हो किसी को तो यू कैन आस्क। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन का मूविंग मास आपने आइंस्टाइन की क्वेश्चन पढ़ी है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो उसका वो मूविंग मास होता है, रेस्ट मास 0 होता है, एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज E इक्वल टू h न्यू, और n फोटोन होंगे तो n h न्यू, मैंने यहाँ पे देखो n इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर इफ यू आर कीपिंग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम, देन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ऑल फोटॉन्स आर सेम, ठीक है, क्लियर है। मोमेंटम ऑफ ऑल फोटॉन्स will be same. Photons energy is independent of intensity of light. तो photon की energy depend किस पे करेगी, photon energy is depend upon frequency of light, is directly proportional to frequency of light. Is it clear? कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो ये सब कुछ है आपका फोटोन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैटर वेव। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी तक पार्टिकल नेचर में किसी को डाउट हो, सब वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता फील्ड में। अगर डिफ्लेक्ट होने लग गया फील्ड में तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रही, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसमें जो पार्टिकल मोशन करता है आगे की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइंग लाइक दिस। अगर वो उससे डेविएट हो जाता तो फिर लाइट आपकी सीधी जाती नहीं। स्पीड ऑफ लाइट आप कितना बोल सकते हैं, टू 10 टू पावर 8, व्हिच वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज मूविंग डायरेक्टली स्ट्रेटवर्ड्स, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहा होता है। अगर वो उसको डेविएट करते हैं तो फिर तो इसका मतलब फोटॉन्स क्या होते हैं कि अपने सीधा टारगेट पे कभी हिट ही नहीं कर पाते। आपको पता है ना, हम क्या बोलते हैं, लाइट को कभी बैंड नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सॉरी आइडियली बोल रहा हूँ, आइडियली वी यूज्ड टू से दैट लाइट कैन नॉट बी बैंड। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी लगा लो, वो बैंड नहीं, क्योंकि वो डेविएट ही नहीं होती, क्योंकि उसमें होते हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स डू नॉट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने कभी सुना लाइट को घुमा दिया, ठीक है। P equal to dE by dt. P is Rutuja, it's a power. Power is sorry वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है। Power is a rate of work done. It is power, और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है ना, इसलिए dE by dt लिखा है इसको। क्लियर है? इज इट क्लियर सर? प्लीज ग्राफ एक बार और डिस्कशन करो लास्ट के। सुजीत, अगर ग्राफ आपको डिस्कशन करने हैं तो हम लास्ट एंड ऑफ द लास्ट जब 10 मिनट बचेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न। ये बहुत एक एक्चुअली इजीएस्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का, सबसे सच बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, और मार्क्स गेनिंग है कंपिटिटिव भी और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। चलिए फिर, तो अब हम पढ़ेंगे मैटर वेव। हमने आपको आज आज आके मैंने आपको कल बोल दिया था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। एक्चुअली हम सिर्फ लाइट लाइट, आप अभी तक सिर्फ लाइट लाइट ही सुन के थोड़े हैबिचुअल हो। हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, एक्स रेज बीटा रेज सबकी बात की जाती है, इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है आपको पता होगा, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी आप पढ़ोगे जाके, जिसमें एक्स रेज बीटा रेज गामा रेज और आई इंफ्रारेड रेज यूवी रेज सब आएंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, ठीक है। इसलिए इंस्टेड ऑफ लाइट वी यूज दिस वर्ड रेडिएशन, ठीक है। क्लियर है सबको? तो हमने पढ़ा रेडिएशन ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर वेव एंड
पार्टिकल, दोनों ड्यूअल नेचर होती है उसकी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हो। अगर आप रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप उसको पार्टिकल नेचर बोलते हो, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको पार्टिकल में बोला जाता है। वेयर एज इंटरफ्रेंस वो जो एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं तब तब हम बोलते हैं कि वो वेव नेचर से किए जाते हैं, ठीक है। देवेंद्र, रेडिएशन के अंदर आपने स्पेक्ट्रम, लाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो मैंने आप लोगों को बताया, पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खुद का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, जो स्टार्ट होता है उससे, रेडियो वेव से स्टार्ट होके गामा वेव, रेडियो रेज नॉट वेव, रेडियो रेज से स्टार्ट होके वेव बोल दो, और गामा वेव पे, गामा रेज पे खत्म होता है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, फिर आई इंफ्रारेड वेव, फिर विजिबल रेंज, फिर अल्ट्रावायलेट रेंज, फिर इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। तो वो जो सब है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस पूरे को रेडिएशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएशन वेव भी बोलते हैं, रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और लाइट उसके अंदर का एक पार्ट है, छोटा सा विजिबल रेंज जो होती है, रेडिएशन का एक पार्ट है विच इज विजिबल रेंज, विच इज नोन एज लाइट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, तो लाइट हैज, अब मुझे थोड़ा पढ़ाने दो, उसके बाद पूछने का डाउट हो, ठीक है। ठीक है, लाइट बोथ हैज ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट। भाई मतलब हम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करते हैं ना। अगर आप YDSC कर रहे हो तो मिथुना बोलेंगे लाइट इज ए पार्टिकल नेचर, तब हम बोलते हैं लाइट भी वैसे वेव नेचर। और जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे, लाइट भी वैसे पार्टिकल नेचर, फोटो पार्टिकल बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट वी यूज्ड टू से दैट लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, आइदर वेव और पार्टिकल, इस डिपेंड करता है उसके एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। तो अब क्या कि डी ब्रोगली ने एक अपना एक कॉन्सेप्ट रखा यहाँ पे, उसने बोला wave associated with moving particle, the wave associated with a moving particle is known as matter wave। वेव जो एसोसिएट है किसके, मूविंग पार्टिकल के, विच इज नोन एज मैटर वेव, ठीक है। ठीक है, उसके बाद तो ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया, डी ब्रोगली ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये जो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, डी ब्रोगली ने। So we're gonna study about de Broglie wavelength. So the de Broglie wavelength associated with moving particle associated with moving particle is related as lambda equal to h upon p, where h is Planck constant and p is linear momentum. Lambda is Planck constant and p is momentum of moving particle. तो देखो ध्यान से, इसने बोला क्या डी ब्रोगली ने,
मतलब मूविंग पार्टिकल को उसने वेव बना दिया यहाँ पे, दैट वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल सीधा सीधा मूव कर रहा है तो उसके एसोसिएटेड उसने वेवलेंथ बना दी। तो वेवलेंथ, ये वेवलेंथ जहां आता है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, वेव का है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नथिंग बट, उसने बोला कि कोई भी जो एक पार्टिकल होगा तो वो मूव करेगा तो वेव जनरेट करेगा, तो उसके एसोसिएटेड उसकी वेव होगी विच इज डिनोटेड एज, उसका जो वेवलेंथ है विच इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच इज ए लैम्डा प्लैंक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6.62 into 10 to power minus 34, ठीक है। एंड p इज योर मोमेंटम। आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन। तो अब ये बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, इसके बारे में उसने जो बताया, अब यहाँ पे बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, ये जो आपका ये चार्ज और उसकी पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड कर रही है, तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो लैम्डा इज, जो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ मटेरियल, पार्टिकल जो भी है, मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। कि ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही उसकी नेचर पे डिपेंड करती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। इज इट क्लियर, ठीक है। तो लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बताना हो, वी नो दैट P इक्वल टू क्या होता है, mv, और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है P स्क्वायर इक्वल टू 2m के, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो P इक्वल टू क्या बनेगा, रूट 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख देते हैं, ठीक है। पढ़ा हुआ है सबने ये वाला फॉर्मूला, मैंने खुद ने करवाया हुआ ये लोग आप लोगों को 11th में। तो यहाँ से इसको रख देंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बनेगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर, कोई डाउट है तो पूछिए। तो दिस इज वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस चीज में, ये है आपका इतना मैटर वेव, इसके अलावा भी आगे और क्वेश्चंस करेंगे, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट, जय पाटिल लेट मत हुआ करो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को आपको जैसे मैंने अभी बताया था, सर मैटर वेव समझ नहीं आया, हाँ मैटर वेव मैंने क्या बोला, लिखा हुआ है, कोई भी जो पार्टिकल मूव करता है, तो जिस तरह से आपने लाइट को, जो रेडिएशन है उसकी ड्यूअल नेचर पढ़ी है, पार्टिकल एज वेल वेव, ठीक है। तो सिमिलरली जब कोई पार्टिकल मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसके एसोसिएटेड क्या होती है, वेवलेंथ जो होगी वो कितनी होगी, मतलब वेव जो होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसने डी ब्रोगली ने बताया। देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल विच इज नोन एज मैटर वेव, ठीक है। जब पार्टिकल मूव करता है तो मैटर वेव होती है, ठीक है। क्लियर है, पढ़ आउट, please show the first slide. Priyadarshini, right now I can't show my first slide, I will show it after the class, okay, because मुझे सारा मिटाना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर है इतना सबको। सो लैम्डा इक्वल टू रूट एच अपॉन रूट 2m के ई। मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, याद हो तो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एसोसिएटेड विद स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिमिलरली हम यहाँ बोलेंगे, इफ ये पार्ट बाद का है तो इसके अंदर लाइन खींच देता हूँ, ये बाद का पार्ट है, ठीक है। दिस रीजन इस आपका नीचे से आने के बाद ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो इफ पार्टिकल ऑफ चार्ज q, इस पे चार्ज कितना है q, ठीक है, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है। देन उसकी जो डी ब्रोगली, ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, बेटर है। इतना सबको समझ आ गया, मैं ये मिटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा।
इतना जो अभी तक मैटर वेव लिखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में, कितना सबको समझ आ गया ना? ये वाला मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। सो अभी देखो हमारे वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच बाई एम वी। वी इज ए वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एच बाय रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी को आपको पता है, अगर चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, अगर वो चार्ज पार्टिकल हुआ तो इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q if a particle of charge q is accelerated through a potential difference v, pd मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, v कैपिटल v होता है, then d Broglie wavelength is given as, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता है, हमने पढ़ा था कि ई क्यू वी, तो क्यू वी बन जाएगा, तो क्यू वी आपका वर्क डन होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, तो लगा दो फॉर्मूला, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? अब कल को कोई बोलेगा सर आपने तो पहले बोला था लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, और अब यहाँ पे चार्ज पे डिपेंडेंसी कैसे दिखा दी, ठीक है? तो इसका ये है कि चार्ज की नहीं, पूरी जो टर्म होती है ना उसको हमने एक्सप्रेस किया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है? तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज से कि भी सर आपने पहले बोला और फिर वापस चेंज कर दिया अपना ये चीज, ठीक है? तो वो ये नहीं है, क्यू इंटू वी पूरी टर्म एक साथ एक्सप्रेस की उसने, ठीक है? अब हम बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादातर सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा जाता है। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वेवलेंथ कितना आएगा, h अपॉन रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, e होता है, और उसकी पोटेंशियल v। तो हमने जब इस पूरी क्वांटिटी को सोल्व किया तो वी गॉट 150 बाई v का रूट पावर 1/2 इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है? या फिर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हर किसी के लिए चिपका देंगे, ठीक है? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सपेरिमेंट जिसने किया था उनका नाम था उसके डी ब्रोगली के स्टूडेंट्स थे डेविसन एंड जर्मर, ठीक है? तो उन्होंने सजेस्ट किया था इसलिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर का, उसकी ही डी ब्रोगली की ही अंडर असिस्टेंट थे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि अगर हमने कोई भी ऐसा दूसरा मैटर वेव ना लेके हमने इलेक्ट्रॉन ही लिया, उसको मोशन में लाए, उसको चार्ज वी वोल्टेज से चार्ज कराया, ये वी क्या है, वोल्टेज है, मैंने इसको फिर से स्मॉल वी लिख दिया है, दिस इज कैपिटल वी। वी अगर आपका क्या है, उससे पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कराया जाए तो उसकी वेवलेंथ कितनी आती है, विच इज इक्वल टू रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम। या फिर 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.27 इंटू ये 1 है, ठीक है? इससे कोई डाउट है तो पूछते हैं, काफी जगह ये भी आ जाता है 1.227 नैनोमीटर, तो कुछ लोग बोलते हैं सर आपने 12.27 लिखा है, 1 नैनोमीटर जो होता है 10 टू पावर माइनस 9 होता है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 टू पावर माइनस 10 होता है। तो इतना सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ।
तो इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसका जो ये है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, इसको हम दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डेविसन जर्मर एक्चुअली एनसीईआरटी में काफी बड़ा कुछ दिया हुआ है, तो उसको मैं एक्चुअली बिल्कुल इतना शॉर्ट में लिख के निकल गया हूँ। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं किस तरह से लिखना होगा उसमें आपको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना क्लियर है सबको? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है, पूरा ऐसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किस तरह से किया? सेटअप बनाया, ठीक है, और ऊपर एक कौन, सॉरी सिलेंडर, ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ पोटेंशियल, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, उसको कनेक्ट किया, क्या हो गया, इसको यहाँ इसके अंदर से पास ऑन किया, यहाँ से इजेक्ट हुआ, ठीक है, और ये गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मतलब क्या होंगे, यहाँ से हम उसको वोल्टेज चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या होंगे, वो निकलेंगे, बम्बार्ड होंगे इस जगह से, तो वो बम्बार्ड होकर सबसे पहले किधर आएंगे, इस जगह पे आएंगे आपके, ठीक है, और इधर से ठीक है डेविएट होंगे और सामने जाएंगे। मैं थोड़ा अभी सबको बता रहे हैं, पहले मुझे डायग्राम बना रहे थे फिर सबको समझाया जा रहा है, 1 मिनट 2 मिनट की शांति रखिए, ठीक है, इस तरीके से कुछ गलत, ठीक है, विच इज एट हेयर, और उसके दो तरफ, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट टारगेट होके फिर वापस इधर इस तरफ आएगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, यहाँ से एंगल बनेगा थीटा, और उसके बाद यहाँ से वो बाहर, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ अभी, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसको वापस सर्किट से जोड़ दिया गया है,
ठीक है, इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, दिस इज डिटेक्टर एंड यहाँ पे ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, दिस इज योर सिलेंडर। तो ये क्या है आपकी, ये जी है विच इज इलेक्ट्रॉन गन। ये जो है ये सिलेंड्रिकल जो शेप में दिख रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गन। ये गन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे। ठीक है, जी जो इलेक्ट्रॉन गन है ये किसकी बनी होती है, टंगस्टन फिलामेंट की बनी होती है, जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। जी इज इलेक्ट्रॉन गन मेड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट coated with बेरियम ऑक्साइड BaO। ठीक है, फिलामेंट को जब हीट करते हैं और इस फिलामेंट को हीट किया जाता है LT का मतलब होता है लो टेंशन लो ही पोटेंशियल। अगर लो टेंशन LT का लो टेंशन, इट इज हीटेड विद LT का लो टेंशन का मतलब होता है लो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और HT का मतलब हाई टेंशन का मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आती है LT मींस लो टेंशन। लो टेंशन का मतलब क्या है, लो पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आती है टर्म हाई टी HT विच इज हाई टेंशन, इसका मतलब क्या होता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। अभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं वहां से, क्योंकि आप यहाँ पे पोटेंशियल चेंज कर रहे हो तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वहां से निकलेगा। मतलब हम लो टेंशन से हाई टेंशन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे और वहां से निकलेंगे, और ये कहां से पास करेंगे, सिलेंडर से पास करेंगे। सिलेंडर में क्या एक छोटा सा होल होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बीम बनेगा। ये सिलेंडर का काम है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको बीम की शेप में लाना। बीम मतलब एकदम पर्टिकुलर प्रिसाइज होकर सीधा निकलना। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके यहाँ पे एक छोटा सा होल है जहां से ये सारे सारे क्या निकल रहे हैं, बम्बार्ड निकल रहे हैं वहां से। तो सिलेंडर हैविंग ए स्मॉल होल, यहाँ से क्या होगा आपका बीम बन के निकलेगा। ठीक है, और वो किस पे पड़ेंगे, वो पड़ेंगे आपके इसमें, दिस इज ए क्रिस्टल ऑफ निकल। इस पे गिरने के बाद बम्बार्ड हो जाएगी, बम्बार्डमेंट होगी। देखो यहाँ से बीम आया। सिलेंडर का काम क्या है, द फंक्शन ऑफ सिलेंडर is to provide electron beam। ठीक है, बीम बनाना। देयर इज अ स्मॉल होल इन ए द स्मॉल होल इन अ सिलेंडर फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन बीम कम्स आउट। ठीक है, वहां इजेक्ट इमिटेड होगा, बीम इमिट होता है, आउट नहीं होता। ठीक है, इमिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम वहां से क्या होगा आपका निकलेगा। क्लियर है सबको, नो डाउट। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आएंगे किस पे गिरेंगे, सरफेस ऑफ क्रिस्टल पे गिरेंगे, वहां से क्या हो जाएंगे स्कैटर्ड। इलेक्ट्रॉन बीम, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेविएशन है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की थी। ठीक है, देविका मैंने इतना ही बोला है बस। ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सेलरेट होकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, वो क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाएगी। तो अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहे हैं, वो सब रैंडम शेप में जाने की कोशिश करेंगे। तो एक स्मॉल होल किया ताकि बीम मिले, एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको स्मॉल होल किया यहाँ पे सिलेंडर में, ताकि वो इलेक्ट्रॉन होल सारे के सारे मतलब उस होल से निकले और सीधा एक बीम बने। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर क्या होगा, थिन बीम होगा, इलेक्ट्रॉन बीम is incident on a crystal of nickel, crystal made of nickel।
ठीक है, क्रिस्टल होगा तो किसका बना होगा, निकल का बना होगा। ठीक है, कोई डाउट? एंड गेट स्कैटर्ड, वहां से क्या हो जाएंगे, ये स्कैटर हो जाएंगे बाय इट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, स्कैटर हुए हैं। टू डिटेक्ट इलेक्ट्रॉन, to detect electrons scattered in different directions is by a detector, moving detector, by a moving detector, कैपिटल डी। ये डिटेक्टर मूव कर सकता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये डिटेक्टर ये मूव कर सकता है। ठीक है, डिटेक्टर कैन मूव ऑन अ सर्कुलर स्केल, ठीक है, no doubt, which will passes through galvanometer। डिटेक्टर देखो किससे कनेक्ट है पीछे, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर को मैं जी मीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ करंट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, द अमाउंट ऑफ करंट will represent the number of electrons scattered in that direction। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है इतने में तो कोई मुझे बता दो। इतने में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। किसी को इतने में कोई डाउट है? सर कैन यू एक्सप्लेन दिस इन शॉर्ट? वैष्णवी, मैंने ये सब इतना ही बोला है कि आपको ये देखो क्या था, डेविसन थर्मल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पे फटाफट सुनो, समराइज दे रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल लगा के, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोल देते हैं इसको, कि एक्सेलरेट करेगा चार्ज को अगर चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, एक्सेलरेट होने लग जाएंगे एकदम से, कि उनके अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो क्या होगा उसमें वर्क डन, उसमें एनर्जी आ रही है। तो उनको प्रिसाइजली एक ही डायरेक्शन में बीम बनाने के लिए हमने ये यूज किया, क्या यूज किया है, सिलेंडर यूज किया, इसका स्मॉल होल है, ताकि बीम सीधा जाके गिरे इसके ऊपर निकल क्रिस्टल पे। क्रिस्टल निकल क्रिस्टल पे गिरने के बाद बीम स्कैटर होगा। मैंने तो सिर्फ एक ही लिया है, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे न्यू न्यू स्कैटर होगा ये। ठीक है, इस तरह से स्कैटर होगा अलग अलग जगह पे, और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। तो हम, ठीक है, तो उसके बाद फिर डिटेक्टर जो है कनेक्ट है किससे, गैल्वेनोमीटर से। तो मैंने बोला यहाँ पे जी, तो इलेक्ट्रॉन गन है किसकी बनी हुई है, टंगस्टन फिलामेंट की बनी हुई है, जिसके ऊपर कोटिंग है बेरियम ऑक्साइड की। इसमें दो टर्म आती है, एल टी और एस टी। एल टी मतलब लो टेंशन, मतलब लो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चार्ज पार्टिकल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, नॉट चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आराम से पड़े होंगे। एस टी मतलब हाई टेंशन, इसका मतलब जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चार्ज हो गए, मतलब सॉरी उनमें मतलब मोशन आ गया, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसलिए हमने उसको वहां से सीधा निकाला। द फंक्शन ऑफ सिलेंडर,
सिलेंडर का काम क्या है, सिर्फ बीम बना के निकालना है, उसके नीचे स्मॉल होल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन बीम किस पे गिरेगा, निकल पे गिरेगा, वहां से स्कैटर होगा, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे किसी डिटेक्टर से, डिटेक्टर मूवेबल है, और इस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो बनेगा आपका फोटो करंट। ठीक है, सॉरी करंट नॉट फोटो करंट, तो अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो इस डिसाइड होगी। क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिटेक्टर रख दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए इधर वो करंट ऑब्जर्व करेगा, तो वो करंट एसोसिएटेड है गैल्वेनोमीटर में उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है कि कितना थीटा पे आप बैठे हो और कितना ज्यादा वो आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? करंट देविका बिल्कुल सही बात है, टू डिटेक्टर अमाउंट ऑफ करंट अमीटर शुड बी यूज। तो आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनाया जाता है, आपको शायद अभी तक आप मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनाया जाता है और गैल्वेनोमीटर से ही आपको वोल्टमीटर बनाया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू इवैल्यूएट डिटेक्शन, मतलब डेविएशन, जो डेविएशन डिफ्लेक्शन जो होगा वो उसको मेजर करता है। ठीक है, इज क्लियर? रेडमी, चलिए फिर। तो उसने जब ऑब्जर्व किया उसके बाद अलग अलग पोटेंशियल के लिए उसने अलग अलग थीटा का ग्राफ बनाया, तो वो देखा किस तरह का ग्राफ होगा। व्हाट इज ब्लैक डॉटेड लाइन? ब्लैक डॉटेड लाइन ये बता रही है कि डिटेक्टर कैन मूव ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ये लिखा हुआ है डिटेक्टर कैन मूव ऑन ए सर्कुलर स्केल, तो वो सर्कुलर स्केल पे मूव कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल और थीटा में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, इस चीज को मेजर करने के लिए मैं बता रहा हूँ ना जी, ये एक्सपेरिमेंट था, अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आउटकम्स क्या है वो देखना है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? उसने जब ग्राफ बनाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो दे ऑब्जर्व दैट 1 2 3 4 5 पांच ग्राफ हैं, अलग अलग वोल्टेज के लिए बनाए गए हैं ग्राफ। 444 वोल्टेज, जब वोल्टेज उन्होंने कितनी रखी उसकी 44, तो ग्राफ जो आया, ये ग्राफ किस किस के बीच का है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा जो है ना, मैंने बताया था थीटा, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, और इंटेंसिटी का है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
ठीक है, सुनिए, तो इन्होंने ग्राफ, इज माय वॉइस क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, इन्होंने ग्राफ बनाया है किस किस के बीच में, स्कैटरिंग एंगल, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और पोटेंशियल फिक्स रखा है हमने, वी आर कीपिंग पोटेंशियल फिक्स्ड। तो हम ग्राफ किस किस का बीच में बना रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल का, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं उस पे, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड उनके बीच का थीटा। तो उसने जब पहला 44 वोल्टेज पे बनाया तो कैसा आया ग्राफ, ग्राफ इज लाइक कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। सेकेंड ग्राफ जो है इट विल बी लाइक, ज्यादा थोड़ा कर्व हो गया इस तरह का, ये थोड़ा कम है, मैंने फर्स्ट ग्राफ ज्यादा कर्व दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला थोड़ा कम कर्व है, लाइक इस तरह से थोड़ा, ये 44 के लिए है, ये 48 वोल्टेज के लिए है, एंड दिस इज ग्राफ बिटवीन एट फॉर 54 वोल्टेज, उसका ग्राफ जो है विच इज वो मैक्सिमम इस तरह से दिखाता है, इस तरह से दिखाता है, ठीक है। दिस इज ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच का है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग और नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, ठीक है, एन और थीटा के बीच का ग्राफ है। 64 वोल्ट, ये वोल्टेज किसका है, जो मैंने लगाया था ना इधर कांस्टेंट वोल्टेज, उसका है ये, ठीक है। और 64 अगेन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से, और 68 पे तो ऑलमोस्ट सेम पहले जैसा ही हो जाएगा, बहुत ही कम इस तरीके का। तो इसका मतलब 54 वोल्टेज पे ये जो ग्राफ है एकदम पीक वैल्यू दे रहा है, एकदम शार्प वैल्यू दे रहा है ऐसा, ठीक है। तो और उसमें भी जो मैक्सिमम है ना ये वैल्यू स्कैटरिंग, जो मैक्सिमम कब होगा, तो 54 वोल्ट पे आपके स्कैटरिंग मैक्सिमम हो रही है, और वो भी पर्टिकुलर एंगल पे, जो एंगल आया थीटा इक्वल टू 50 डिग्री इज मैक्सिमम, जिस पे पार्टिकल ज्यादा स्कैटर हो रहे हैं। तो 54 वोल्ट आपकी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री इज मैक्सिमम, ठीक है, एट 54 voltage of accelerating voltage it is observed practically that electrons scattered at an angle of 50 degree is maximum, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कन्वर्ट होती है इस तरह से QV, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू QV, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमें पता है, आपको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकता हूँ, आपको पता है कन्वर्जन है ये, तो इक्वल टू ई वी दिस वन। तो p को मैं क्या, इसको p इक्वल टू रूट 2m ev, so p equal to h by lambda, I can write p equal to h by lambda। तो कहाँ लिखें, p equal to h by lambda which is equal to root 2m ev, so lambda equal to h by root 2m ev, और m जो है वो मास ऑफ किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। यही चीज मैंने आपको पहले बताई थी, बस ये भी डेविसन ने यही प्रूफ किया है, मैंने आपको पहले लिखा ही था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कि लैम्डा इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज और v। तो बस आप मतलब वोल्टेज उन्होंने रखी, स्पेसिफिक वोल्टेज अगर 54 रखी तो उसके एसोसिएट जो वेवलेंथ आई वो कितनी है, 54 वोल्ट्स, वेवलेंथ जो आ रही है वेवलेंथ विल बी 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो हमने देखा एक्चुअली वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ इसकी ऑलमोस्ट इक्वली होती है, तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है इट आल्सो बिहेव एज अ वेव, ठीक है। तो ये डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो भी वेव को जनरेट करता है, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका था। तो अब आपको जो इस एक्सपेरिमेंट में याद रखने के लिए चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्या है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया
तो कौन सी वोल्टेज उनके लिए सबसे सुटेबल वोल्टेज थी एंड कौन सा एंगल पे उनको मैक्सिमम मिला। तो 54 वोल्टेज वाज द वोल्टेज एट विच स्कैटरिंग इज मैक्सिमम एंड एट एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 50 डिग्री स्कैटर एंगल पे आपको मैक्सिमम क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिले उस एंगल पे डिटेक्टर पे। ठीक है, इज इट क्लियर। और इसके अंदर जो है गन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट की बनी होती है, इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ठीक है, और उसके नीचे जो किसके ऊपर स्कैटरिंग जिस पे कराते हैं वो क्रिस्टल कौन सा और किसका बना होता है, विच इज मेड ऑफ निकल। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। कोई डाउट नहीं है, ओके चलिए ठीक है फिर। सो नेक्स्ट जो आपका है, तो बस इतना ही आपका ये था किसका टॉपिक रिलेटेड विद फोटो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम मूव ऑन कर जाएंगे और अब हम पढ़ेंगे एटम। ठीक है, तो पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ इसके रिलेटेड जो हमने अभी तक सारा पढ़ा है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलना बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसलिए सीधा सीधा बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। पहली चीज तो काइनेटिक की पॉइंट्स, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, और क्या डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये दोनों डिपेंड करेंगे फ्रीक्वेंसी पे। उसके अलावा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड जो वहां से निकलेंगे, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकता हूँ, पता है ना आपको उसकी फॉर्म में। ठीक है, और फिर हमने पढ़े थे ग्राफ, फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा स्टार्ट यहाँ से करता है, ये वर्क फंक्शन थोड़ी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके बाद डिपेंड करता है, आफ्टर थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे दिख भी रहा है ये माइनस होता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी कितना बनता है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये न्यू नॉट माइनस हो रहा है ना, इसलिए टर्म यहाँ से चालू होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद ग्राफ बनाने थे, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी का ग्राफ है, सेम फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट इंटेंसिटी, ग्राफ बिटवीन कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो डिफरेंट इंटेंसिटी है, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है सबकी सेम, ग्राफ होगा 1 2 3, जिस ये होता है क्या, सैचुरेशन करंट, तो जिसका सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, I1 की सबसे ज्यादा, I2 की कम, फिर I3। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या बनेगा, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ,
स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी अलग अलग है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा, और ये सब इक्वली होंगे क्योंकि सैचुरेशन क्या है, आपकी इंटेंसिटी सेम है, तो सैचुरेशन करंट विल बी सेम, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, एंड किसका सबसे ज्यादा होगा, ये न्यू 3 के एसोसिएट, ये न्यू 2, ये न्यू 1, तो न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, थर्ड वाले की, ठीक है। ओके, सॉरी धीरेन्द्र, आई कांट शो प्रीवियस स्लाइड, मुझे इसको सबको मिटाना पड़ेगा, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है खत्म। अब हम पढ़ेंगे एटम। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी तक आई थिंक इसमें इस चैप्टर में किसी को डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं राइट नाउ। ठीक है, चलिए फिर एटम। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है विच इज एटम। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया, जे जे थॉमसन। थॉमसन का आपको मॉडल पता ही है। मैटर वेव आपको पता चल ही गया ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। हाँ मैंने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। यस देविका, चैप्टर खत्म। ये चैप्टर छोटा था, बोल तो रहा हूँ छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3 चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है। 3 चैप्टर हैं, छोटे छोटे से ही है। एटम फटाफट सुनिए, ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हम करेंगे इसको। धीरेन्द्र, मैं एक्चुअली क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन की आपको एक वो असाइनमेंट दे दूंगा, पहले आप असाइनमेंट कर लेना, फिर उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं ज्यादातर, जैसे वेवलेंथ पे इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ग्राफ दे दिया किस तरह से होगा, ये हद से हद लैम्डा इक्वल टू एच बाई टी उस फॉर्मेट में गिवन होता है। अच्छा हाँ, एक मिनट भी, जस्ट वेट सेकंड, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, थैंक यू बता याद दिलाने के लिए। एटम से पहले आपको मैटर वेव में ही एक और चीज आती है, वहां पे वेवलेंथ के अंदर आता है। मैंने मैटर वेव आपको बताया था, ठीक है। मैटर वेव में मैंने लिखा था लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, राइट। तो डी ब्रोगली ने बोला फॉर स्टेशनरी वेव, ठीक है, क्योंकि अभी आपके एटम में भी वापस घूम फिर के आने वाला है ये चीज, ठीक है। स्टेशनरी वेव बनाने के लिए अगर मैं वेव ऐसे बना रहा हूँ, इस तरीके से, तो वेव कंप्लीट इसका अगर रेडियस आ रहा है, कोई एटम मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्टेशनरी वेव के लिए, ठीक है, ये जो आपका सरकमफ्रेंस है, ध्यान से सुनना, सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एंड लैम्डा। क्लियर है इतना सबको। योर सरकमफ्रेंस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे तो कितने लैम्डा बन रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक 7 बन रहे हैं, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, तो सरकमफ्रेंस ऑफ शुड बी एन, अगर एन लेमडा का मल्टीपल नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर एक क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप करेगा, सही से दिखेगा नहीं फिर आपको पैटर्न, ठीक है। तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस शुड बी इक्वल टू एन लेमडा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, एच बाई टी, ठीक है, मैटर वे में लिखा हुआ है। तो पी इंटू आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, सही है। पी क्या होता है, एम बी, आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और एम बी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, तो एल इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यही हमारा इसने किधर, इसने इसमें बोला था, किसने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही है यहाँ पे, दैट डेल्टा पी इंटू डेल्टा आर जो होता है दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, कि एक चीज फिक्स होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा होगा आप सब लोगों ने, केमिस्ट्री में भी आता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि एक चीज को इफ यू आर कीपिंग, इफ एक्चुअली एटम में भी ज्यादा आता है, ठीक है, पर यहाँ बता दिया मैंने एक बार थोड़ा, जस्ट क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली पूरा लिंक ही है, ठीक है। और इसके अलावा बोर्स मॉडल भी पढ़ोगे कि उसी शेल में होता है जो एन एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम जिसका,
तो ये हमने मैटर वेव से ये आपको मैंने डिराइव करा दिया है, तो मैं आपको उधर ये डिराइव नहीं कराऊंगा कि L इक्वल टू NH/2 कैसे आया, वो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, लैम्डा इक्वल टू आपने क्या लिखा था, H/√2m के काइनेटिक एनर्जी लिखा था ना सबने, लैम्डा इक्वल टू H/√2m के। ठीक है। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल आ जाए, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, for a gas molecule of mass m at temperature T Kelvin, केल्विन में है वो। ठीक है। its de Broglie wavelength will be its de Broglie wavelength will be lambda equal to, आपको पता है गैस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज, जो एक गैस पार्टिकल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है गैस पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनामिक्स में ये चीज। ठीक है। तो H/√2m 3/2 kT, यहाँ पे k जो है वो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो लैम्डा इक्वल टू H/√3m kT, वेयर k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है R/Na। पता होगी सबको, Na इज एवोगैड्रो नंबर एंड R इज गैस कांस्टेंट, जिसको हम लिख लेते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23। 23 नॉट 33, मैंने 33 लिख दिया। ठीक है। तो दिस इज वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव। ठीक है, इन गैस। क्लियर है सबको? तो आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले, नेट फॉर्मूले कितने हो जाते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p h/mv h/√2m के काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है आपका h/√2m काइनेटिक एनर्जी को मैं qv लिख सकता हूँ, h/√3m kT। ये सारे फॉर्मूले आपके किसके हैं, मैटर वेव के हैं। तो कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, तो 1 2 3 4 5 5 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो जान जाओ। ठीक है, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगली वेवलेंथ। आज हम एटम का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मेन जो चैप्टर हमारा एटम वो हम थर्सडे को करेंगे अगर मेरी क्लास हुई तो। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से स्मूथली क्लियरली समझ आ गया है, जो मैंने आपको सारी सारी चीजें कराई है एकदम अच्छे से। एंड आई विल मेक एन असाइनमेंट फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मैं आपको दे दूंगा सून, वेरी सून, ताकि आप उसको कर लो, आपको और चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, डाउट? चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं एटम। तो एटम्स के बारे में हम बस एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, जो आपका परसेप्शन पढ़ते आए थे फिर गलत भी हो गया, तो वही चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था, एटम के बारे में बताया था आपको जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल बोल लो, प्लम पुडिंग मॉडल बोल लो। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। और आज कोई क्लास छोड़ना मत, अटेंडेंस अभी तक हुई नहीं है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उसने क्या बोला कि न्यूक्लियस इज, एटम इज कंसीडर एज अ स्फीयर, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज तो पूरा भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें थोड़े थोड़े से इस तरीके से भरे हैं। वेट, कुछ इस तरीके से, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन, बाकी सब क्या है, बाकी पूरा जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ठीक है, और ये बाकी सब ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दीज आर योर
इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज ऐसे पूरा डॉट डॉट बना लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो आपका एटम पूरा पॉजिटिवली चार्ज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ तरह से फंसा रखे हैं। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज पूरा थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको कहने का एम्बेड कर रखा है, जैसे कि पानी तरबूज के अंदर उसके बीज फंसा रखे होते हैं। ठीक है, तो ये जो उसने बताया था जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, वाटरमेलन मॉडल जो बोलते हैं इसको, वाटरमेलन बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज थॉमसन्स जे थॉमसन मॉडल। फिर आया आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। मैं आपको आज सिर्फ एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब एक क्विक छोटा सा है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम उसकी मेन चैप्टर के डीप में जाएंगे। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया था, हाईली चार्ज डबली चार्ज हीलियम आयन जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, He+2, डबली चार्ज हीलियम आयन इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बिल्कुल नारायण नायक, मैं नेक्स्ट क्लास आपको ये सब वापस डिस्कस नहीं करूंगा, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो वो लिखना ही है। ठीक है, तो रदरफोर्ड और उसके दो असिस्टेंट थे, असिस्टेंट का नाम आई थिंक एक का नाम तो जीजर था, दूसरे का कुछ था मार्सडन, मैसडन, हाँ। ठीक है, तो रदरफोर्ड और उसके दो असिस्टेंट थे जीजर एंड मैर्सडन। स्पेलिंग पे मत जाना, आई थिंक यही स्पेलिंग है। तो इन लोगों ने मिलके किया था एक्सपेरिमेंट। क्या किया था, ठीक है, ये एलईडी ब्रिक्स लगाई हैं, लीड ब्रिक्स नॉट एलईडी, सॉरी, लेड ब्रिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब ईंटें लगाई हुई किसकी बनी है, पीबी की, लेड पीबी होता है। ठीक है, और यहाँ से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्कैटर कर रहे हैं, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो इस पतली सी जगह से निकलेगा तो बीम बन जाएगा, दिस इज योर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का बीम जाएगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। डिटेक्टर सेम वही था जैसे आपने पढ़ा था ना, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डिटेक्टर मूवेबल डिटेक्टर होगा यहाँ पे, जो सर्कुलर रेडियस में घूमेगा। हियर इट इज योर डिटेक्टर, कैसे भी शेप बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर डिटेक्टर माइक्रोस्कोप which can be movable on circular scale। ठीक है, और यहाँ से स्कैटर होगा। ये आपकी क्या है, दिस इज योर थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, और यहाँ से अब आएंगे तो वो स्कैटर होंगे, कुछ सीधे जाएंगे, कुछ यूं स्कैटर होके इस पे दिखेंगे तो थीटा स्कैटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि कितना स्कैटर हो रहा है, कितने पे कितने पार्टिकल आपको उस जगह पे मिल रहे हैं। जैसे भी आपने डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, थीटा पे जाके हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पे आए हैं, सिमिलरली कितने अल्फा पार्टिकल्स आए हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे डिटेक्टर माइक्रोस्कोप से। आई थिंक ये आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है आपको ऑलमोस्ट एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी।
बिकॉज मैंने आपको डेविसन थर्मल एक्सपेरिमेंट भी बताया था। यहाँ पे एलईडी ब्रिक्स का काम यही होता है कि बीम बनाए, यहाँ से ऐसे से जा रहा होगा तो बीम बना के निकालेगा, फिर गोल्ड फॉइल के अंदर से निकलेगा, फिर स्कैटर होके होके देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे तो सीधा निकल जाते हैं, कुछ थोड़े डेविएट होते हैं, कुछ ज्यादा ऑब्ट्यूज पे डेविएट होते हैं, कुछ बहुत कम 180 डिग्री पे क्या होते हैं, वापस डेविएट होते हैं। ठीक है, और जो 180 डिग्री पे होते हैं वो मतलब एक होता है 1 in 8000, 1 in 8000 जो होगा वो होगा 180 डिग्री के फेस के साथ वापस पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका स्कैटरिंग एंगल क्या है ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो दिस इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है इतना सबको? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ अभी फटाफट से, ये मैं मिटा रहा हूँ। उसने क्या बोला कि जब उसने ऑब्जर्व किया, देखा न्यूक्लियस को उसने इस तरह, एटम को उसने इस तरीके से माना है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो उसके सेंटर पे रखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज है, वो ये अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिवली डबली चार्ज पॉजिटिव है तो वो किस तरह से आए, मोस्टली तो इस तरीके से निकल गए। ठीक है, बहुत कम जो है डेविएट भी हुए, कुछ तो सीधा ही निकल गए। ठीक है, और जो पास में थे न्यूक्लियस के वो ज्यादा डेविएट हुए ऐसे। ठीक है, और बहुत ही कम है जो जाके वापस आए। ठीक है, क्लियर है? तो ये सबका अल्फा एंगल यहाँ से निकाला जाएगा कि इंसिडेंट का डेविएशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस, उसने क्या बोला, न्यूक्लियस इज एट इट्स सेंटर, क्योंकि बहुत कम है जो वापस रिटर्न में आए हैं। हीलियम, अब ये पूछा था हीलियम ही क्यों लिया। ठीक है, तो इसकी जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी उसका रिजल्ट क्या था वो सुन लो फटाफट, कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधा सीधा निकल जाएंगे विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, बहुत कम डेविएशन दिखाएंगे। इसका मतलब ये पता चला कि जो एटम है उसका मोस्टली स्पेस तो खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब डेविएशन नहीं, इधर से ये चीज पता चल गई कि जो आपका एटम है इट इज एम्प्टी ज्यादातर। ठीक है, तो एम्प्टी, उसका जो ऑलमोस्ट जो स्पेस है, उसका जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, खाली है, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल अपना स्कैटर दिखाते हैं 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में दिखाते हैं। इसका मतलब देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज एट इट्स सेंटर। ठीक है, so sum of alpha particles shows deflection 0 to pi, which means there is positively charge at its center. Very few of them have deflection which is 180 degree, जो है once in a 8000। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका अल्फा स्कैटरिंग फॉर्मूला और इम्पैक्ट पैरामीटर वो सब हम पढ़ेंगे कल। और अगर कोड के अंदर हाँ ये चीज सुन लो कि हमने पूछा जाता है कि आपने हीलियम ही क्यों लिया, अल्फा पार्टिकल मतलब आपने हीलियम ही रखा है, अल्फा पार्टिकल रखा है, आपने हाइड्रोजन रखते तो क्या प्रॉब्लम थी। अगर आप हाइड्रोजन रखते तो हाइड्रोजन काफी हल्का होता है मास में, तो वो जो है वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम, तो वो इसको शायद इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके भी ना जा पाता। ठीक है, क्योंकि उसकी क्या, उसका मास बहुत कम है तो उसका मोमेंटम काफी कम होता। ठीक है, मोमेंटम कम होता, एनर्जी भी काफी कम होती, तो उसको शायद वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए हमें यूज करना पड़ा थोड़ा हैवी मेटल, सॉरी हैवी एलिमेंट, जो हमारा कौन था, विच इज लिथियम। वी कैन नॉट बी यूज बिकॉज, अब आप इस चीज पे मत उतरना देविका कि सर जिसका चार्ज जितना ज्यादा हो वो उल्टा, चार्ज के बेसिस पे नहीं देखा जाता है। हाँ, हीलियम जो है वो आइसोलेट, सॉरी वो नोबल गैस होती है तो वो रिएक्ट भी नहीं करेगी किसी के साथ। ठीक है, लिथियम जो होगा उसकी शेप पे भी जाओ, लिथियम किस तरह का, किस एलिमेंट का होता है, उसके अंदर पी ब्लॉक भी होता है, उसके अंदर डी भी, सॉरी डी तो नहीं होता, पी भी होता है, ऐसा कुछ होता है ना। आई थिंक हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, लिथियम नहीं ले सकते क्योंकि एस ब्लॉक ही होता है, पर वो S1 1s2 2s1, राइट, तो उसको हम नहीं ले सकते। ठीक है,
कि वो रिएक्टिव एलिमेंट है। हमें नॉन रिएक्टिव चाहिए, नोबल क्या होता है, हमारे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो वेट, अभी अब रुक जाइए 1 मिनट, अटेंडेंस लेने, तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस, जस्ट वेट अ मिनट।